मैग्नस इफेक्ट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना है राइट। दो चीजें बची हुई हैं, एक वर्किंग ऑफ स्प्रे पंप, राइट। स्प्रे पंप को हिंदी में बोल रहे हैं क्या, पिचकारी, या इसी का ये जो दोनों हैं वो दोनों सिमिलर टाइप के फंक्शन पे वर्क करते हैं, वेंचुरी मीटर हो चाहे ये। तो कितने नंबर्स हो गए थे, 6। 7th हम देख रहे हैं, वर्किंग ऑफ स्प्रे पंप, राइट। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है एटोमाइजर, राइट। इसी के साथ दूसरा नाम है क्या, एटोमाइजर। अब बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन होता है इसका कि लेट से हमारे पास इस तरह वाला पिचकारी है ऐसा, जिसका कंटेनर जो है वो नीचे ऐसे लगा हुआ है, राइट। नीचे इस तरह का कंटेनर लगा हुआ है, वो वाला नहीं कि बिल्कुल पिस्टन पे ही वर्क कर रहा है और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, भर दे रहे हैं, ऐसा जिसमें कंटेनर नीचे लगा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया है, लिक्विड यहां भर दिया हुआ है, जिसको भी हमें क्या करना है, स्प्रे करना है, उसको हमने यहां भर दिया हुआ है, और इसमें पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, इस तरह से, राइट, ऐसे। अब होता यह है कि जब हम इसको बहुत तेज वेलोसिटी से क्या करते हैं, ऐसे सामने की तरफ पुश करते हैं, तो इसके साथ साथ यहां का जो एयर होता है वो भी क्या होता है, तेजी से फ्लो होता है। जब एयर बहुत तेजी से क्या होता है, फ्लो होता है, तो अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप। अंदर का प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से यहां पे सक्शन इफेक्ट काम करता है, ऐसा लगता है जैसे ये क्या कर रहा है, इसको सक कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रॉ से पानी को या किसी भी लिक्विड को सक कर रहे होते हैं, राइट। जैसे हम क्या करते हैं, सक करते हैं, प्रेशर ड्रॉप होता है और वो क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही काम यहां पे होता है, जब हम इसको बहुत तेजी से क्या करते हैं, पुश कर रहे होते हैं, तो पुश करने से यहां का जितना भी एयर है वो साथ साथ मूव करना शुरू करता है। यहां का प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ये सकिंग इफेक्ट होता है, फिर ये पिस्टन इसको क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। तो जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, कि यहां जो कंटेनर है, कंटेनर से जो लिक्विड होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, यहां तक पुश करेंगे, तो जो कंटेनर से लिक्विड है वो क्या होगा, स्प्रे के फॉर्म में इस तरह से बाहर निकलता है। तो जो एटोमाइजर होता है या फिर स्प्रे पंप होते हैं इस तरह के, वो भी वर्क कर रहे होते हैं किस पे, बर्नौलीज थ्योरम पे। कई टाइप के तुमने क्या किया देखे, एक तो सिंपल सा ऐसा, और दूसरा तुमने वो भी देखा होगा कि एक पीछे में ऐसे टांग के जो स्प्रे करते रहते हैं, छिड़काव है ना, जो पेस्टिसाइड वगैरह छिड़काव, वो भी सब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, काम करता है। इसी तरह से एक होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वेंचुरी मीटर, राइट। एक होता है वेंचुरी मीटर। जो वेंचुरी मीटर है वो कुछ इस तरह का होता है कि हम प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। अगर कहीं पे एक जगह पे एरिया ज्यादा है और कहीं पे एरिया क्या है, कम है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज है तो वहां से आराम से प्रेशर क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। एग्जांपल ऐसा है कि मान लो इस तरह का हमारे पास ऐसा कुछ वो है, ट्यूब है, राइट, और यहां पे ये क्या हो गया है, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ऐसे। उसके बाद फिर भले ये कैसा भी हो जाए, अब इसमें जब क्या होगा, लिक्विड फ्लो होगा, राइट। जब लिक्विड फ्लो होगा तो हमें पता है कि भाई यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम, तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो कम है और यहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा। जबकि इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहां के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर मुझे ये मेजर करना है कि भाई दोनों में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, लेट्स से ये हमने मान लिया क्या P1 और ये मान लिया क्या P2। अगर मुझे ये जानना है कि भाई P1 माइनस P2 कितना होगा, क्या होगा, तो यहां पे क्या करते हैं, एक ट्यूब लगा होता है इस तरह से, राइट, और यहां पे जाके ओपन होता है ऐसे। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं और ट्यूब में क्या कर देते हैं, लिक्विड फिल कर देते हैं। अब नॉर्मली होना यह चाहिए कि अगर इसमें कोई लिक्विड वो नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस पे जो लिक्विड का हाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन जैसे लिक्विड फ्लो होगा, यहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा, वो लिक्विड को क्या करेगा, पुश करेगा, और ये सक्शन इफेक्ट की तरह काम करेगा, पुल करेगा, जिससे लिक्विड की हाइट में यहां पे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। लेट से हमने ये मेजर कर लिया कि भाई लिक्विड के हाइट में जो डिफरेंस आया है वो आया गया कितने का, h का, राइट। इसमें यहां तक भरा हुआ, इसमें यहां तक भरा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी मान ली कितनी, रो, कितना डिफरेंस आया है, h का, तो इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस कितना, रो जी एच। तो यहां से हम निकाल सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। जितने भी हाइट का डिफरेंस होगा उतना ही प्रेशर का डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स पे। क्लियर है ये? तुमने कभी कार्बोरेटर का नाम सुना है, राइट? गाड़ियों में लगी रहती है, टू व्हीलर में कई बार जितने लड़के जो स्कूटी वगैरह चला रहे हैं उसमें ये सब थोड़ा सा दूसरा यूज होता है। तुमने सुना होगा कार्बोरेटर में कचरा फंस गया या कार्बोरेटर साफ कराना है
या आजकल FI आने लगा है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, कार्बोरेटर बंद हो गए। तो पुराने में जो कार्बोरेटर आते थे, जो कार्बोरेटर का वर्क होता था, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वेंचुरीमीटर पे काम करता है, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर उसका बेसिक प्रिंसिपल ऐसी होता है कि भाई कितना फ्यूल उसको सक करना है। तो ऐसा नहीं कि फ्यूल उससे वो होता है, फ्यूल क्या करता है, वो सक करता रहता है, और वो डिपेंड करता है कितनी तेजी से वहां पे पेट्रोल या दूसरा फ्यूल या एयर जो है वो फ्लो हो रहा है। तो एक बेसिक नॉलेज सिंपल ये कर सकते हैं, वो उसका वर्किंग नहीं देखना है, पर ये ध्यान रखना है जो कार्बोरेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सा वेंचुरीमीटर। क्लियर है ये? चलो इसको भी नोट कर लो, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट करना, ताकि बाद में जब पढ़ो तो समझ में आए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि इस तरह से दिया हुआ है और बोला है, राइट, ऐसे दिया हुआ और बोला है इन चारों में से कौन सा डायग्राम सही होगा। ऐसे दिया हुआ था, दोनों में सेम लेवल दिया हुआ था, एक में इधर लेवल ज्यादा था, इधर लेवल कम था, एक में इधर लेवल कम है, इधर लेवल ज्यादा है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए। तो देख के पता होना चाहिए कि भाई यहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, प्रेशर कम है तो पुल कर लेगा। क्लियर है ये? ऐसे हार्ट अटैक पे डिस्कशन हुआ कुछ? है ना। देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। जब अगर बायो में कभी भी पूछा गया है हार्ट अटैक वगैरह, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहां पे बार्नोलिस थ्योरम तुम लिखोगे, राइट, वहां पे आंसर होगा भी नहीं। वहां पे जो भी तुमको डिटेल्स बताया गया है, राइट, उस पर तुमको क्या करना है, फोकस करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर ने पता नहीं क्या हैमरेज हैमरेज बताया, होगा वो बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर फिजिक्स में पूछेगा तो फिजिक्स में सिंपल आंसर देना है कि अंदर की तरफ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बाहर की तरफ प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, राइट। एनसीईआरटी की लाइन ये लिखी हुई है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर बदलते रहते बेटा। जैसे नॉर्मली इस चीज को ध्यान रखो, जैसे बचपन में हमने क्या सीखा था, अगर बचपन में क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि भाई सूरज किधर से उगता है, तो हमेशा आंसर दोगे क्या, राइट, ईस्ट। आंसर ईस्ट ही देना है। जब बचपन में सिखाया जाता है कि भाई सूरज किधर से उगता है, तो आंसर ईस्ट ही देना है। अगर तुमने उस टाइम पे आंसर बोला कि भैया सूरज उगता या डूबता नहीं है, हम घूम रहे हैं उल्टा, तो शायद वहां पे वो क्या हो जाए, गलत हो जाए। लेकिन हमने बाद में ये भी सीखा है कि सूरज क्या है, सन जो है वो क्या है, स्टेशनरी। सन मूव करता है क्या, बल्कि हम मूव करते हैं किधर, वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसा अपीयर होता है जैसे वो ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है। फिर और आगे आए तो पता चला नहीं, सन तो स्टेशनरी नहीं है, सन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हम भी मूव कर रहे हैं, पूरी हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है। अरे है या नहीं है? तो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर देना है। तो यहां पे जो एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, राइट, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। तुमको यकीन नहीं होगा, तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, पर मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता हूं और एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूं। तो एज इट इज जो लाइन दी हुई है वही तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक में जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, बार्नोलिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग ब्लड फ्लो इन आर्टरी. The artery may get constricted due to the accumulation of plaque on its inner wall. Inner wall पे जो plaque हो जाते हैं, जो करना वो है. In order to drive the blood through this constriction, a greater demand is placed on the activity of heart. The speed of flow of the blood in this region is raised, which lowers the pressure inside the artery, may collapse due to external pressure. इतना ही क्या करना है, तुमको ध्यान रखना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। बाकी जो डिटेल्स तुमने पढ़ा है बायो में वो बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वही सारी चीजें तुमको लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया, कहां पूछा गया, उसके हिसाब से, राइट। चीजें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग लग सकती हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल उसका क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं दिया हुआ है कि भाई हार्ट अटैक में अलग अलग फंक्शन होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, क्या डिपॉजिट हुआ, वो सारी चीजें नहीं, सिंपल, राइट। लाइन लिखी हुई है कि इनर वॉल में प्लेक, PLAQE, मतलब कुछ भी डिपॉजिट हो गया है, तो वहां से जो ब्लड अगर क्या कराना है, पास कराना है, तो हार्ट को ज्यादा तेजी से पंप करना हो रहा है। तो जब वो ज्यादा तेजी से पंप कर रहा है, तो अंदर का जो इनर वॉल का जो प्रेशर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो मे कोलैप्स लिखा हुआ है, कोलैप्स हो सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोलैप्स हो गया तो वहां से हार्ट अटैक हो सकता है। सिर्फ इतना ही क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है ये, राइट। तो अपनी अपनी जगह पे दोनों बिल्कुल सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उस तरह से पढ़ना है, उसी तरह से उसको आंसर लिखना है। क्लियर है ये, इसको हमने क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब जो भी चीजें क्या होती है, बाहर बहती हैं, राइट। जो भी चीजें क्या होती है, बाहर की तरफ फ्लो होती हैं, वो कहलाता है क्या, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और इसको दिया जाता है किससे, टॉरिसलीज लॉ। कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे, 8, राइट। तो 9th बार्नोलिस थ्योरम के अंदर में आता है क्या, टॉरिसलीज लॉ, राइट। इससे निकाला जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, राइट। जो बाहर की तरफ फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब इसको क्या करना है, सही तरीके से समझना है, क्योंकि अपने आप में ये क्या है, लॉ है।
लेट्स से हमने क्या लिया है, एक इस तरह का कंटेनर लिया हुआ है और कंटेनर में यहां पे क्या है, छोटी सी ओपनिंग है। अब कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, कोई लिक्विड फिल कर दिया है, तो इसमें पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड फिल्ड है। और हमने मान लिया कि भाई इसकी जो टोटल हाइट है वो है कैपिटल एच, और जो हमने लिक्विड लिया हुआ है वो लिया है कितना, डेंसिटी का, रो का। यहां पे हमारे पास क्या है, ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग है राइट, वो सरफेस ऑफ लिक्विड के एच बिलो है, राइट, एच बिलो है। अगर ये एच बिलो है मतलब ये वाला जो हो गया वो कितना बचा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब हमें पता है कि यहां से जो लिक्विड है वो क्या होगा, बाहर की तरफ फ्लो होगा, राइट। तो यहां से लिक्विड क्या होगा, फ्लो होगा और इस तरह से गिरेगा। पहले मुझे ये जानना है कि जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसके बाद मैं ये भी देखूंगा, सिंस ये प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल हो गया, तो मुझे ये भी जानना है कि भाई कितनी दूर पे जाके गिरेगा, राइट। ये भी मैं क्या करूंगा, निकालूंगा। बट पहले हम क्या करें, निकाल रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बार्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं। बार्नौलीज थ्योरम 2 पॉइंट पे लगा रहे हैं। एक पॉइंट सबसे टॉप मोस्ट ले लिया, लेट से ए, और जो दूसरा ये ओपनिंग है वहां पे ले लिया बी। हम यहां पे लिख रहे हैं ऑन अप्लाइंग बार्नौलीज थ्योरम बिटवीन ए एंड बी, ऑन अप्लाइंग बार्नौलीज थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और हम कहेंगे जितना प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए पे रहेगा, उतना ही कहां पे रहेगा, बी पे रहेगा। अब इसमें एक एजम्पशन हमने क्या किया है, लिया हुआ है। एजम्पशन ये है कि भाई जैसे जैसे पानी बाहर जाएगा वैसे वैसे ये लेवल भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये जो लेवल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ भी आ रहा है, राइट, वो धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है। बट इसकी जो वेलोसिटी है, लेवल जो नीचे आने की वेलोसिटी है, वो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल, राइट, ये बहुत कम है। तुम इसका एग्जांपल देख भी सकते हो कि मान लो घर के ऊपर में बहुत बड़ा सा टंकी लगा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, नीचे से तुम नल खोल दो, उससे तो काफी तेज पानी आ रहा है, पर तुम जब जाओगे उसको देखने के लिए तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे ये मूव ही नहीं कर रहा है। हालांकि वो मूव कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे। हाँ, आधे घंटे बाद जाके देखो तो तुमको पता चल जाएगा पानी पहले इतना था अब इतना हो गया, राइट। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मुझे मूव करता हुआ दिख जाए तो वो नहीं दिखेगा। तो यही असम्पशन लेके चल रहे हैं कि टैंक काफी बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया काफी ज्यादा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल। अब हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, हम बोलेंगे भाई यहां पे प्रेशर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा रो जी कैपिटल एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर तुम लिखना चाहोगे तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे ये भी ओपन है तो भैया यहां पे भी क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे लगेगा, सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से लगेगा, ये ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी लगेगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखेंगे, रो जी, नीचे से हाइट, कैपिटल एच माइनस एच, राइट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहां से हमें देखने में मिल रहा है कि P0 और P0 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे बच रहा है रो जी कैपिटल एच, राइट हैंड साइड में रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस वाला टर्म दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया कितना, रो जी स्मॉल एच। तो ये रो से रो कैंसिल और वी आएगा अंडर रूट 2gh। ये वेलोसिटी जाना पहचाना है, राइट। इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि अगर मान लो क्या किया, राइट, हमने किसी पार्टिकल को v से फेंका है और वो निकालना चाह रहे हैं, या फिर अगर हमने बोला कि भाई h हाइट से हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं तो किस वेलोसिटी से वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, वो भी ऐसे ही आता है, राइट। ये थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ जाती है। तो ये जाना पहचाना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो पहली चीज तो हमको याद रखनी है कि भैया किस वेलोसिटी से निकलेगा। हाँ, कल को अगर ऐसा बोल ही दे कि नहीं इसको मत मानो, इसको 0 मत मानो, तो फिर उसको उसकी वेलोसिटी देनी पड़ेगी और यहां पे तुम उसको वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। तो कोई नया नहीं हो जाएगा, सिंपल क्या करना है, बार्नौलीज थ्योरम ही अप्लाई करना है, और ये सारे जो है वो बार्नौलीज थ्योरम के ही एक्सटेंशन है, वहां से निकाल सकते हो। क्लियर है ये हम निकाल ले रहे हैं वेलोसिटी। फिर तुमसे ये भी पूछेगा अभी इसका रेंज कितना, राइट। ये भी पूछ सकता है कि ये अपनी जगह से कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। तो अगर रेंज पूछ ले, राइट, अगर रेंज पूछ ले तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई जितना टाइम लगेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया, तो
तो वेलोसिटी हमने अभी जस्ट निकाला है अंडर रूट 2gh, और जो टाइम निकालते हैं राइट अंडर रूट 2h/g, हाइट कौन सी लेंगे? कैपिटल S माइनस स्मॉल h। तो हमने लिखा 2h माइनस स्मॉल h डिवाइड बाई g। तो यहां से रूट g से रूट g कैंसिल हो गया और हमें मिला x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस स्मॉल h, राइट। 2 बाहर निकल जाएगा, ये मिल जाएगा h। अब इसमें तुम एक चीज क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि भैया ऐसा है कि कितना रेंज होगा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि ऊपर से कितने हाइट पे है, ऊपर से कितने नीचे है, और नीचे से कितने ऊपर पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये वाला जो ओपनिंग है ऊपर से कितने नीचे पे है और नीचे से कितने ऊपर पे, दोनों पे ही डिपेंड करता है। अगर मुझे ये निकालना है कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, अब अगर ये सीधा सीधा एक फैक्टर पे डिपेंड करता तो उस फैक्टर को बढ़ाते जाओ, राइट, रेंज भी बढ़ता जाएगा। पर ये तो दोनों पे है, तुम बोलोगे सर इसको बिल्कुल ऊपर करते जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा पर ये तो घटता जाएगा। तुम सोचो सर इसको नीचे करते जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा पर ये तो घटता जाएगा। तो मतलब ये दोनों ही फैक्टर पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। और अगर मुझे ये जानना है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा तो मुझे यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो मैं यहां पे निकालना चाह रहा फॉर मैक्सिमम रेंज, राइट, मैं यहां पे निकालना चाह रहा फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर रेंज मैक्सिमम मुझे क्या करना है, निकालना है, तो x नहीं लिख रहा मैं, इसको x स्क्वायर कर दे रहा ताकि थोड़ा सा कंपेटिबली इजी हो जाए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट, 4 और h को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा तो कैपिटल H स्मॉल h माइनस स्मॉल h का स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम है मतलब उसका जो डिफरेंशियल होगा या स्लोप होगा कितना होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम रेंज के साथ, अच्छा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल h। अरे h की वैल्यू को मैं बदलूंगा तो ये भी बदलता जाएगा और रेंज बदलता जाएगा। तो हम बोलेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज dx स्क्वायर डिवाइड बाई dh शुड बी इक्वल टू 0। चाहे इसका स्लोप निकालो चाहे स्क्वायर का स्लोप निकालो, आएगा तो 0 ही। तो हम लिखेंगे d बाई dh ऑफ, यहां पे लिखेंगे क्या, 4h स्मॉल h माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल के जाएगा 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, h, ये क्या आ जाएगा -2h इज इक्वल टू, तो h क्या आया, कैपिटल H बाई 2। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुमको रेंज मैक्सिमम करना है, तुम चाहते हो कि इससे जो पानी है, जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे, तो उसको कहां पे होना चाहिए एग्जैक्टली, मिड पॉइंट पे, उसको होना चाहिए मिड पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट है। ये है प्रेजेंस ऑफ ओपनिंग के, भैया जो ओपनिंग है वो कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। पर मुझे ये भी जानना है कि वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा। ये तो मैंने क्या निकाला है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ध्यान रखना ये मैक्सिमम रेंज नहीं निकाल लिया मैंने, ये मैंने क्या निकाला है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो हम बोलेंगे जब ओपनिंग एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। दोनों को क्या कर लेना है, बैलेंस करके चलना है, ना ये बहुत कम होना चाहिए ना ये बहुत कम होना चाहिए, एग्जैक्टली मिड में बनाओ, रेंज मैक्सिमम होगा। पर वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा मुझे वो भी निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, निकालूंगा भाई मैक्सिमम रेंज। अगर मुझे निकालना है x इज इक्वल टू, तो h की जगह पे क्या लिखूं मैं, कैपिटल H बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, राइट, स्मॉल h की जगह पे क्या लिखूंगा, h बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, राइट, h माइनस h बाई 2 करोगे तो ये भी तो h बाई 2 हो जाएगा। तो h बाई 2 इंटू h बाई 2, बाहर निकलेगा h बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी, h के बराबर। मतलब जब तुम इसको मिड पॉइंट पे एक ओपनिंग करोगे तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि भाई टोटल हाइट कितनी है, राइट। जितनी भी लिक्विड की टोटल हाइट होगी उसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, उतना ही होगा। क्लियर है ये। एक और पॉइंट देखना है हमें, समझो, सिंस ये डिपेंड कर रहा है नीचे से हाइट कितनी है और ऊपर से हाइट कितनी है, दोनों पे। मतलब अगर कभी ऐसा हुआ कि एक ओपनिंग यहां पे है, एक काम करो पहले इसको लिख लो, मैं समझा दे रहा हूं, फालतू का स्पेस नहीं है, कंफ्यूज हो गए। यहां तक क्लियर है ये? yes, चलो नोट करो इसको पहले। एक पॉइंट इसमें हमें क्या करना है और देखना है, राइट। हम ये देख रहे हैं कि जो रेंज है, राइट, कि पानी जो है, ये जो लिक्विड है वो अपनी जगह से जहां भी बॉटम है वहां से कितने दूर पे जाके गिरेगा। तो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि वो ऊपर से कितने नीचे है और नीचे से कितने ऊपर है। तो अगर कभी ऐसा हुआ
राइट। अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और लेट्स से कंटेनर में हमने यहां तक क्या कर दिया है, लिक्विड फिल कर दिया हुआ है और हमने कहा कि भाई इसकी टोटल हाइट कितनी है, h। अब इसमें दो दो ओपनिंग है, राइट, दो दो ओपनिंग है। ये ओपनिंग इस तरह से ऐसे दिया हुआ है कि पहला वाला ऊपर से जितने नीचे में है, नीचे वाला उतने ही ऊपर पे, समझो। तो इसके लिए एक हाइट हो जाएगा y, तो बाकी कितना हो जाएगा h माइनस वाई, क्योंकि यार ये रेंज जो है वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट, कि नीचे से कितने ऊपर और ऊपर से कितने नीचे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए इस ओपनिंग के लिए हो जाएगा एक y और दूसरा क्या हो जाएगा h माइनस वाई। इसके लिए एक हो जाएगा y और दूसरा हो जाएगा h माइनस वाई। दोनों के लिए सेम है। अगर दोनों के लिए सेम है इसका मतलब है दोनों का जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से जब दोनों का क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे, तो दोनों का जो रेंज होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई दो ओपनिंग है, एक नीचे से जितने ऊपर पे है और दूसरा ऊपर से उतने ही नीचे पे है, तो रेंज उनका क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल सा रीजन है, ये y तो दूसरा क्या हो जाएगा h माइनस वाई। इसके लिए ये y है तो ये कितना हो जाएगा h माइनस वाई। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, मेरे हिसाब से शायद जेईई या इंजीनियरिंग किसी में आया हुआ था कि किस कंडीशन में दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल सा कंडीशन यही लिखना है। क्लियर है ये, ऐसे है ना, इसको भी नोट कर लो। देखो, तो बार्नौलीज थ्योरम जब हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट को या लॉस को या सिंपल हम कह सकते हैं फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। तो कई तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, बार्नौलीज थ्योरम होगा। सही तरीके से उसको देख लेना। बट यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, तो हमें क्या करना है, दो तीन न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। क्वेश्चन लिखना है, एयर इज streaming past a horizontal aeroplane wing. Air is streaming past a horizontal aeroplane wing such that its speed is 120 meter per second. Speed is 120 meter per second over the upper surface, and 90 meter per second at the lower surface. Full stop. If the density of air is 1.3 kg per meter cube, 1.3 kg per meter cube, find the difference in pressure. Find the difference in pressure between upper and lower surface. Between upper and lower surface. Full stop. If the wing is 10 meter long, and has width of 2 meter, then calculate the gross lift of the wing. राइट, लिफ्ट कहने का मतलब है कितना फोर्स वो लगा सकता है वो। कैलकुलेट द ग्रॉस लिफ्ट ऑफ द विंग। 4095 पास्कल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बेटा। जब भी प्रेशर के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बात करें, सबसे पहले दिमाग चलना चाहिए भैया बार्नौलीज थ्योरम है। राइट, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं वही, लेकिन मान लो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन है
और कहीं पे वेलोसिटीज दी हुई और पूछा है प्रेशर के डिफरेंस के बारे में, प्रेशर कैलकुलेट करने के बारे में, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, राइट, वेलोसिटी, राइट, बार्नौलीज थ्योरम से। तुम बोलोगे अपर सरफेस और लोअर सरफेस हम लिख सकते हैं, ये माना हुआ है कि भाई इसकी हाइट लगभग क्या है, सेम है, तो तुम लिखोगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहां की वेलोसिटी कम है, मतलब यहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो हम निकालेंगे क्या, P2 माइनस P1। तो P2 माइनस जो P1 हो जाएगा हाफ रो, राइट, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो तुम लोगों के हाफ, ये हो जाएगा कितना, 1.3, V1 की वैल्यू कितनी है, 120 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। या तो तुम इसको एक्चुअली स्क्वायर करो या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सॉल्व कर लो, 120 प्लस 90 इंटू 120 माइनस 90। सिंपल सा सॉल्यूशन है। आंसर कितना आ रहा है, 4095 पास्कल। ये आ जा रहा है क्या, प्रेशर का डिफरेंस। फिर पूछा है लिफ्ट कितना, राइट, ग्रॉस लिफ्ट बोले, डायनेमिक लिफ्ट बोले, किसी भी तरीके से वो पूछना चाह रहा है कि उसका फोर्स कितना लग रहा है। तो तुम लिखोगे जितना प्रेशर का डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट। तो एरिया दिया हुआ है कितना, 20 मीटर स्क्वायर, एक तरफ 10 था और विड्थ था कितना, 2, तो इसी को 20 टाइम्स क्या कर देना है और इंक्रीज कर देना है, उतना न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से करो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, अ हॉरिजॉन्टल पाइप, a horizontal pipe carries water in streamline flow, carries water in streamline flow। streamline flow का मतलब है वहां पे जो वाटर के लेयर से आपस में मिक्स नहीं होते। रेनॉल्ड्स नंबर के बाद हम स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट दोनों क्या करेंगे देखेंगे, फिलहाल इसका बहुत ज्यादा वो उससे क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ, एट अ पॉइंट along the pipe, at a point along the pipe where cross sectional area is 10 centimeter square, 10 centimeter square, the water velocity is 1 meter per second, 1 meter per second, and pressure is 2000 pascal, pressure is 2000 pascal, full stop। what will be the pressure at another point where cross sectional area is 5 centimeter square, cross sectional area is 5 centimeter square। सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच पता है, पहले क्या यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सिंस a1 दिया है, v1 दिया है, a2 दिया है, v2 निकाल सकते हो, और अगर दोनों जगह की वेलोसिटी मिल गई तो फिर बार्नौलीज थ्योरम का यूज करके दोनों जगह प्रेशर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर, चलो करो। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, राइट। इसको मुझे फिलहाल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि राइट यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर पर सेकंड, और दूसरी जगह पे क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और v2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बार्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम बार्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां पे प्रेशर गिवन है कितना, 2000 पास्कल। इसको हम इधर ले आए, या फिर हमें निकालना क्या है P2 की वैल्यू, उसको हम इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं हाफ रो की वैल्यू कितनी, 10⁻³ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। V1 की वैल्यू है 1 और V2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2। तो हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास कितना 2000, ये हो जाएगा -3, राइट। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना जाएगा, -3 इंटू 1000/2 मतलब 500, तो ये आ जाएगा कितना, -1500।
2000 माइनस 1500 कितना बचा? तो आंसर आएगा कितना? 500 पास्कल। वेलोसिटी बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से करो इसको भी। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास एक गिवन है यहां पे डैम। इस तरह का हमारे पास क्या है? डैम बना हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है, राइट? वाटर ही बोला हुआ है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं? वाटर फिल कर दें, और वाटर फिल्ड है टोटल 15 मीटर की हाइट तक। तो ये गिवन है कि ये भरा हुआ है कहां तक? 15 मीटर की हाइट तक। अब यहां पे एक ओपनिंग है, राइट? यहां पे क्या दिया है? एक ओपनिंग दिया हुआ है। जो ओपनिंग गिवन है वो दिया हुआ है कि जो भी लेवल है, राइट, ये जो लेवल है उससे 6 मीटर बिलो, राइट, इससे 6 मीटर बिलो। अब इससे पानी ना बाहर निकले इसलिए जो ओपनिंग है वहां पे एक प्लग लगा दिया गया है, राइट? एक प्लग लगाया हुआ है जो उसको क्या कर रहा है? पानी के फ्लो को रोक रहा है। तो इस तरह से कॉर्क शेप का ऐसे करके प्लग लगा दिया गया है। ये है हमारा क्या? प्लग। और बोला हुआ है कि इसमें इसका जो डायमीटर है, राइट, वो गिवन है कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर तो हम क्या कर सकते हैं? रेडियस वगैरह निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्लग है इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, राइट? तो पहला क्वेश्चन है फ्रिक्शन फोर्स ऑन प्लग। सेकंड पूछा हुआ है कि अगर हम यहां से प्लग को निकाल दें तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। तो सेकंड है रेट ऑफ फ्लो इफ प्लग इज रिमूव्ड। क्लियर है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स पूछ लिया ये कैसे निकालेंगे? जब इसमें क्या कर रहा है? फोर्स लग रहा है, राइट? पानी जो है वो कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगाएगा। तो क्या ये अपनी जगह से मूव कर रहा है? नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। मतलब इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। तो जरूर उसने लैंग्वेज में वर्ड यूज कर दिया क्या? फ्रिक्शन फोर्स। बस तुमको यही देखना है कि भाई यहां पे फोर्स कितना लग रहा है। और वो कैसे निकालोगे? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तुमको ये देखना पड़ेगा कि भाई यहां पे प्रेशर कितना है और मल्टीप्लाई कर देना इसके एरिया से। उससे क्या निकल आएगा? फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा पूछा है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या है? A इंटू वी। तो अगर तुमको यह पता चल जाए कि इसको निकालने से यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, और वो वेलोसिटी किससे निकालेंगे? टॉरिसेलीज लॉ से, वेलोसिटी रिफ्लक्स मल्टीप्लाइड में अगर तुम इसके एरिया से कर दो तो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ फ्लो। भैया 2-3 चीजों को मिक्स किया हुआ है सही तरीके से। देखो क्वेश्चन सिंपल ही है बट सारे टॉपिक को लिंक करोगे तब। क्लियर है ये? चलो ट्राई करो जरा। फ्रिक्शन 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 अप्रोक्सीमेटली 75 न्यूटन, लगभग 75 न्यूटन आ रहा होगा। सिंपल है। देखो क्या ये प्लग अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है खुद से? इसका मतलब है जितना एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा होगा वही क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो अगर मैं यहां से फ्रिक्शन निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा, राइट, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। और एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड। तो एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू वाटर। अब यहां से तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करनी है, देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी लग रहा है तो इधर से भी तो लग रहा है, वो तो वैसे भी हर तरफ से लग रहा है, राइट? तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर तुम क्या करोगे? लिखोगे रो जी एच और मल्टीप्लाइड बाई, राइट, एरिया। और एरिया लिखा जा सकता है क्या? पाई आर स्क्वायर। बस यही हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब अगर यहां पे देखो तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और रेडियस है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू 10 टू पावर -4। सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर करना है। कैलकुलेट करने पे पाई की वैल्यू कितनी पुट करते हो उसके हिसाब से लगभग कितना आंसर आएगा? 75 न्यूटन, राइट? जी पे भी डिपेंड करता है, तो 74-75 न्यूटन करीब ही आएगा। क्लियर है ये? इसी तरह से तुमको निकालना है क्या? रेट ऑफ फ्लो।
तो रेट ऑफ फ्लो के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो तुम dv बाई dt लिखो या फिर एरिया इंटू वेलोसिटी लिखो। अब यहां पे वेलोसिटी हम निकालेंगे किससे? टॉर्सिलीज लॉ से, राइट, और वो लिखेंगे अंडर रूट 2gh। तो यहां पे लिखना है 2 इंटू 10 और हाइट वो लेनी है जो ओपनिंग से ऊपर में है, कितना? 6 मीटर। तो ये ले लिया हमने 6, तो ये हो गया कितना? 120। अगर ये 121 होता तो एग्जैक्टली 11 आ जाता, थोड़ा सा कम है तो अप्रोक्सीमेट 11 हम ले रहे हैं, कि मान ले रहे हैं कि भाई वेलोसिटी लगभग कितना है? 11 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया काम। अगर मुझे क्या करना है? रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो रेट ऑफ फ्लो को हम क्या करेंगे? एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और एरिया हो जाएगा कितना? पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 11। अच्छा एक चीज, यहां पे 4 पाई आ रहा है, ध्यान दो बेटा। 4 पाई फिजिक्स में बार बार आएगा, जितने बार, राइट, जितने बार हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो भैया ऐसा है कि 4 पाई का तो मान की वैल्यू ही याद रखो, राइट। 4 पाई की वैल्यू जो क्या याद रखना है वो होता है 12.56 या अप्रोक्सीमेट 12.5। ये तुमको याद ही रखना है, कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत जगह पे आएगा। तो 4 पाई की वैल्यू 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, राइट। ये हमारा आंसर आएगा। किसी ने कैलकुलेट किया है क्यों? 138.1 इंटू 10⁻⁻4 जो भी है, तो ये आ जाएगा आंसर। और ये आंसर आएगा किसमें? मीटर क्यूब पर सेकेंड में। dv बाई dt भी तो लिखा जाता है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह का न्यूमेरिकल वो क्या कर सकता है? पूछ सकता है। क्लियर है ये? राइट, ये वाला पार्ट है हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट हमें शुरू करना है क्या? सरफेस टेंशन वाला पार्ट। और ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है जो नेक्स्ट टेस्ट में आने है। इस बार का टेस्ट में क्या आ रहा है? रोटेशन, पूरा रोटेशनल मोशन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास और बाकी सारी चीजें जो एंगुलर मोमेंटम वगैरह वो सब आएगा ही आएगा। अगले में तुम्हारा इलास्टिसिटी प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्लस हाइड्रोडायनेमिक्स। क्लियर है ये? चलो तो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मेरी क्लास यहीं तक होनी है और अगली क्लास तुम्हारी होगी मंडे को, राइट। तुम्हारे बैच में मेरी क्लास अगली जो होगी वो क्या होगी? मंडे को। क्लियर है? तो इसको अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा यूटिलाइज करना है। जिनका भी बैकलॉग है, जिनका कुछ छूट गया है, कुछ चीज मिसिंग है, जो कंप्लीट नहीं कर पाए हो, उसको क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? चलो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।